मेरी नौकरानी रोज मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ न आती। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी ही घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखों की आवाजें आ रही थीं। पति तो घर पर था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी बेटी और वो नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सुमित्रा खैर तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का यही तो मामला रहता है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं। तो सुमित्रा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने उसे कहा कि सुमित्रा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो सुमित्रा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें। मैंने चौंक कर सुमित्रा को गुस्से से देखा कि उसकी बात करने का आखिर मतलब क्या है कि मैं नाइट ड्यूटी ना क्या करूं। आखिर वो होती कौन थी मुझे ये सलाह देने वाली। मुझे गुस्से में देखकर वो बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर उस दिन मैं अस्पताल से जल्दी चली आई। इससे पहले तो मैं दिन की ड्यूटी ही क्या करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नाइट ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुमित्रा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वो दिन रात हमारे ही घर में रहे। और शाम को तो मेरा पति भी घर आ जाता था, तो इसीलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं वो मेरी पीठ पीछे कुछ गलत तो ना कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से सुना करती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी पर जाती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने ये खबर सुनी थी तो मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता। खैर मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, इसलिए मेरे पति सुमित्रा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए। लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौट कर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि मिताली, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वो भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन सुमित्रा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लें। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो कुछ गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक सी गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वो मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास जो मेरे पति के ऊपर था वो डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बात की पीछे, इस जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी करूं।
मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था। कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लिया करूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात ख़राब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी भी मैं अपनी बात से नहीं फिरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुमित्रा मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इस अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी, ना ही मुझे उससे कोई शिकायत हुई थी। वो एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे और जिनको पालने की खातिर वो मेरे घर पर नौकरी किया करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसके बच्चों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे और वो गांव में रहते थे। वो अकेली ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती वो अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वो मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था और ना ही घर के किसी फैमिली मेंबर की शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो हर बार बस मुझसे एक ही बात करती रहती कि मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लें, रात को घर पर रहा करें। मुझे कुछ समझ नहीं आता था आखिर रात को ऐसा घर पर होता क्या है जिसकी वजह से वो इतना घबराकर मुझे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझसे आकर कहने लगी कि कोई औरत है बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वो नर्स कहने लगी नहीं, वो आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैंने हैरत के मारे उसे देखा और पूछा आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो वो कहने लगी कि आप ही डॉक्टर मिताली हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही डॉक्टर मिताली हूँ, कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से गायब हो गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं कुछ समझती वो मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वो है कौन। लेकिन वो तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वो औरत और यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट ही उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को मैं ड्यूटी पर मुझे जाना होता तब तक वो ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वो दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वो रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने ये बात घर पर बताई तो सब लोग बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सुमित्रा के चेहरे पर तो सच्ची खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के इरादे से बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमित्रा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे पूछा किससे बात कर रही हो, तो वो कहने लगी किसी से भी नहीं, बस अम्मा से अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुमित्रा के बारे में शक हो चुका था।
ये कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है, या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख ही लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या ये बाकी खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, या हो सकता है मेरा पति सुमित्रा के साथ जबरदस्ती करता हो, इसलिए वो मुझसे कहती हो कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वो स्कूल जाता था। इस घर में बस हम 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों के लिए बस एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसीलिए मैंने कभी सुमित्रा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुमित्रा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि सुमित्रा और मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त सुमित्रा के आसपास घूमती रहती, कभी उसके कमर में बाहें डालकर खड़ी होती, कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था, आखिर वो सुमित्रा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं ये भी देख रही थी कि रिया तो सुमित्रा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उससे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुमित्रा के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ सुमित्रा ही घर पर होती है, तो सुमित्रा से उसका दिली लगाव हो गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर मैंने घर पर रहकर देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कुछ शक करती। लेकिन मैं अब अंदर ही अंदर चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता नहीं सुमित्रा के ड्रामे कब खत्म होने वाले हैं। जब देखो बेकार की जिद लगाकर बैठ जाती है कि नाइट ड्यूटी छोड़ दो। मैं यही सोचकर अगले दिन दोबारा से अपनी अपनी रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही की बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था कि मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वो एक कमरे के अंदर चला गया था। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वो एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा ही थी। उस औरत ने सुमित्रा को कुछ पैसे दिए। सुमित्रा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर ये सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुमित्रा को दे दिए। आखिर ये सब चक्कर क्या था। और जब उस औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है। मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वो वहाँ से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी सुमित्रा भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझसे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी।
अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही और सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो कहने लगे कि मेरा ख्याल है आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपने पास की चाबी से दरवाज़ा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखों की आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोला। सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीखें निकल गई थीं, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वो चीखें भी मेरी नौकरानी सुमित्रा की ही थीं। मैंने जल्दी से आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उसे सुमित्रा के ऊपर से हटाया था, तो वो भी मुझे देखकर परेशान हो गई। सुमित्रा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी कि मैं इसीलिए तो आपसे कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुमित्रा को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसको यूं बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया था। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चली जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वो ये क्या बक रही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ सुमित्रा बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। उधर रिया की हालत भी खराब होने लगी थी। वो गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दिया। वो अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी और मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुमित्रा अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैंने सुमित्रा से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सुमित्रा कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हुआ है। वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी। सुमित्रा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भाग कर आई थी। जैसे 1 मिनट भी यहाँ पर रुकी तो कहीं वो उसे फिर से न पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आ गई तो वो कहने लगी कि ये सब कुछ जो भी आपने देखा है वो आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थीं। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वो सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक से के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने पाले थे। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थीं और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। सुमित्रा कहने लगी कि आपके व्यवहार से रिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय ही नहीं था। मगर वो छोटी है, कॉलेज की गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत होती जो कि उसे नहीं मिल रही थी, तो वो दिमागी मरीज बनती चली गई। वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझको मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और वो क्योंकि आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ कह नहीं पाई, इसीलिए वो मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती रहती है।
और जब सुबह होती है तो वो मुझसे न सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ न बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैंने रिया से कहा कि रिया, तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डर गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। रिया दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको ये कहती थी कि आप घर पर रहा करें। मैंने सुमित्रा से पूछा, सुमित्रा, ये सब कब से हो रहा है? सुमित्रा ने मुझे बताया कि मैडम जी, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे प्रति कभी आग तो कभी पानी होता है। कभी कभी वो लाड और प्यार दिखाती है, मुझसे जिद करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझसे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वो सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है वो मुझसे करवाती है कि मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूं, उसे वो सब खुशियां दूं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती हूँ तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। सुमित्रा की बातें सुनकर अब मुझे सब समझ आ गया था कि सुमित्रा क्यों कहती थी, मैडम जी, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुमित्रा पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब सुमित्रा के अलावा कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैंने आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया। डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति नहीं चाहते थे कि आप इस सारे मामले के बारे में जानें और आप गिल्टी फील करें। वो औरत वही साइकेट्रिस्ट थी। आपके पति ने उस साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ये सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस ही दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद करती थी। वो जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती और वो मुझसे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हैं। मुझे हैरत हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीरें क्यों ली हैं, तो वो डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वो शक में पड़ गई है तो वो अब अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वो अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर वो कुछ तो अपने घर पर और अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सुमित्रा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ होश नहीं। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी उसका ये नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दें। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसलिए वो खुद ही सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं, और हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया। और मैंने भी उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मेरे बच्चों को मैं कुछ समय दे सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर देना दोस्तों, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं या नहीं।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।